हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। पिछली क्लास में हमने प्योर रोटेशनल मोशन पढ़ा था। प्योर रोटेशनल मोशन में हर पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी सेम रहता है और प्योर रोटेशनल मोशन में एक पॉइंट फिक्स होता है जिसको आप कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी, लेकिन वो पॉइंट फिक्स होता है और उस पॉइंट के अबाउट सारे बॉडी एक सर्कल मोशन में, सर्कुलर मोशन में चलते हैं और सारे सर्कुलर पाथ का सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाइज करता है। कैसे? देखो मैं तुम्हें समझाता हूं। मान लो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, देखो ये पार्टिकल है, ये रिजिड बॉडी है। पार्टिकल क्या? रिजिड बॉडी। देखो यहां से यहां तक है। जब ये घूमेगा तो इसका हर पॉइंट किसी न किसी सर्कल पे चल रहा होगा। हर सर्कल का सेंटर देखो, ये बीच में एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। हर सर्कल का एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच में, हर सर्कल का सेंटर जो होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाइज करेगा। जैसे मैं अपने हाथ की बात करूं, ये मेरा हाथ है, ऐसे देख मेरा हाथ है ये। अब मैं इसको घुमाऊं, ऐसे घूमेगा। अब मैं मेरे इस हाथ के हर पॉइंट का, चाहे ये पॉइंट लूं, ये पॉइंट लूं, ये पॉइंट लूं, ये पॉइंट लूं, ये सारा पॉइंट इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। मतलब इसका सर्कल पाथ ये होगा, इसका इसका सर्कुलर पाथ ये होगा, इसका सर्कुलर पाथ ये होगा और सारे सर्कल का सेंटर मेरे इस पॉइंट पे होगा। तो ये प्योर रोटेशनल मोशन था। दो बात इंपॉर्टेंट है प्योर रोटेशनल मोशन में, सारे पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा और सारे पॉइंट का एक कॉमन सेंटर होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे चल रहा होगा। वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, जो फिक्स होता है। वो बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है। ये अगर मान लो रॉड लेता हूं मैं, इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घुमा, तो देख यहां से ले लिया मैंने, इस पॉइंट के अबाउट देख ऐसे घूम रहा है बॉडी, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इसी में हो गया। अब मैं मान लो यहां से ऐसे घुमाऊं, इस बॉडी को ऐसे घुमाऊं, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हुआ, बॉडी तो यहाँ है, देखो ऐसे से घूम रहा है। मुझे में आया। तो लास्ट क्लास में मैंने यहाँ पे आपको छोड़ा था, आगे देखिए। एक डिस्क लिया अपन ने, डिस्क मासलेस नहीं। एनएलएम में भी जो अपन पुल्ली बोलते थे वो डिस्क जैसा ही होता था, लेकिन वहां पे वो आइडियल होता था। आइडियल पुल्ली का मतलब क्या है? ये तो नॉन आइडियल है साहब, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये नॉन आइडियल है। आइडियल का मतलब क्या होता था? आइडियल पुल्ली मतलब वही डिस्क जैसा ही होता है वो भी। आइडियल पुल्ली मास जीरो एंड फ्रिक्शनल कोफिशिएंट जीरो। एनएलएम में जो अपन पुल्ली लेते थे उसका मास जीरो होता था और उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होता था? जीरो होता था। उसमें जब बॉडी चलती थी तो इस तरीके से चलता था, देखना ध्यान से, मैं बताता हूं। बॉडी इस तरीके से चलता था। मान लो ये बॉडी है, ये देखो बॉडी है, तो इस पे ये फ्रिक्शन ज्यादा है, इस पे अपने को फ्रिक्शन लेस चाहिए। मान लो ये बॉडी है, यहाँ पे ऐसे चलता था, देख ऐसे ऐसे, इसको मैं छोड़ूंगा ना, देख अपने आप फिसल रहा है। इसमें जो ये पुल्ली और जो डिस्क है वो नहीं घूमता था। क्यों नहीं घूमता था? क्योंकि एकदम फ्रिक्शनलेस सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, इस पे ये फिसलता है, देख ऐसे। तो देख पा रहा होगा ये जो डिस्क का पोर्शन तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, फील कर रहे हो इसको, देखो ये जो तुम्हें दिख रहा है ये वाला, ये वाला, ये जो दिख रहा है वो नहीं घूम रहा, ऐसे है। ये मोशन तुमने पढ़ा है लॉज ऑफ मोशन में, जहां पे ऑब्जेक्ट सीधा स्लाइड करता है, देखो ऐसे स्लाइड करता है, ऐसे स्लाइड करता है। इसको मैं छोड़ दूंगा ना, स्लाइड करता हुआ नीचे जाएगा। पुल्ली का कोई रोल नहीं, पुल्ली मासलेस है और फ्रिक्शनलेस, चिपक ही नहीं रहा इस पे, स्मूथ होने की वजह से इस पे ऐसे फिसल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने पुल्ली लिया है, जो डिस्क लिया, उसका मास है एम, रेडियस है आर और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सफिशिएंट हाई है। मतलब इस पे फिसलने नहीं देगा, चिपका के रखेगा। अगर चिपका के रखेगा तो मोशन कैसा होगा देखो। अगर चिपका के रख रहा है तो मोशन कैसा होगा देखो। चिपका के रखने पे क्या होगा, मान लो मैंने क्या किया, ऐसे लपेट दिया और यहाँ पे देखना ऐसे करके मैंने इसको छोड़ा, यहाँ से छोड़ा, छोड़ूंगा तो देखना क्या होगा, देखो ये घूम रहा था। इस पे जो स्ट्रिंग था वो स्लाइड नहीं कर रहा था, इसके साथ साथ घूम रहा था। देखो ऐसे ऐसे जाएगा, देखो ये चिपका हुआ है, फील करना इस बात को। देखो ऐसे चल रहा है, मतलब ये भी घूमेगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर से देखो एक बार, फिर से देखो एक बार। तो मैं एनएलएम वाले मोशन में और यहाँ में फर्क समझ आना चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने इसको अटैच करके छोड़ दिया, देखना भाई, ए भाई ज़्यादा अंदर ले गया इसको मैं, रुकना। देखो इसको मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि पहले तुम्हें ये फील आना जरूरी है कि असल में यहाँ पे मोशन होता कैसा है। मान लो ऐसा लिया मैंने, अब मैं छोड़ूंगा ना तो देखना इसका मोशन कैसा होगा। ऐसे ऐसे छोड़ता हूँ, देखना इसका मोशन कैसा होगा। ये घूम रहा था साथ में, ऐसे इस एक्सिस के ऊपर घूम रहा था। यहाँ पे जो स्ट्रिंग था वो चिपका हुआ इसको ऐसे लेके जा रहा था। और वहीं एनएलएम की बात करूँ तो ये फिक्स होता है, ये नहीं घूमता। इस पे स्ट्रिंग ऐसे फिसल जाता है क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या होता है? जी। समझ में आया? यहाँ देखो तो ये तुम्हारा स्ट्रिंग है। जैसे देखो मान लो ये डिस्क ले लूँ मैं और यहाँ पे स्ट्रिंग ले लूँ मैं, स्ट्रिंग ले लूँ मैं, तो ये स्ट्रिंग का जो लेंथ है, हिस्सा है, और ये डिस्क का जो पॉइंट है, ये दोनों कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वजह से चिपका हुआ होगा।
ये दोनों क्या होगा, चिपका हुआ होगा। और एनएलएम में क्या होता है, म्यू 0 होता है तो ये फिसल जाता है इसमें। अब होगा क्या, जैसे ये नीचे चलेगा तो ये भी घूमेगा, तो इसका कुछ एंगुलर एक्सीलरेशन होगा अल्फा, ये फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद। और इसका, इस बॉडी का, इस एम मास का नीचे चलने की वजह से ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन होगा ए। अब मैं बॉडी के ट्रांसलेशनल इक्वेशन के लिए मोशन लिखूं, फॉर ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ बॉडी। तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, और ये नीचे जा रहा है तो इसमें नेट फोर्स नीचे एक लगेगा mg माइनस टी। नेट फोर्स बोलेंगे आप mg नीचे t ऊपर, mg माइनस टी बराबर m इंटू ए। ये हो गया तुम्हारा पहला इक्वेशन। अब रोटेशनल मोशन ऑफ अ डिस्क के लिए इक्वेशन लिखिए, फॉर रोटेशनल मोशन ऑफ डिस्क। तो डिस्क का रोटेशनल मोशन किस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हुआ है, ओ के अबाउट। तो आप लिखेंगे ओ के अबाउट टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ के अबाउट इनटू आर, सॉरी टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, आई एम सॉरी। अब इस डिस्क को घुमा कौन रहा है, डिस्क पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा डिस्क के मास की वजह से, लेकिन वो लगेगा इसके सेंटर ऑफ मास ओ पे, यहाँ पे mg, और यहाँ पे लगेगा नॉर्मल ऊपर। ये नॉर्मल और ये mg दोनों, ये mg डिस्क के मास की वजह से, ये इस पे लग रहा है, नॉर्मल यहाँ पे लग रहा है, दोनों बैलेंस हो जाएगा। सॉरी दोनों बैलेंस नहीं हो जाएगा, आई मीन टू से कि दोनों का टॉर्क इस ओ पॉइंट के अबाउट 0 होगा। तो फिर घुमाएगा कौन, घुमाएगा देखो ये आर, और ये नीचे देखो टेंशन टी, ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो ओ के अबाउट ये टी की वजह से टॉर्क लगेगा टी इंटू आर बराबर आई अल्फा। तो टी को लिख सकते हो तुम आई अल्फा बटा आर, ये दूसरा इक्वेशन। अब दो इक्वेशन हमने लिख लिए। अब इंपॉर्टेंट ये है कि दो इक्वेशन में अननोन दो ही है कि तीन हो गए। सुनो, टेंशन एक अननोन और एक्सीलरेशन इसका ये अननोन हमने एज्यूम किया था ये, और दूसरा अननोन अल्फा, मतलब तीसरा हो गया ये टेंशन एक, अल्फा दो और ए तीन, तीन अननोन हो गए। तीन अननोन को दो इक्वेशन से सॉल्व कर ही नहीं सकते भाई। टेंशन टी तो एज्यूम ही किया था ना, ये ए एक्सीलरेशन चल रहा है एज्यूम किया था ना, और ये अल्फा से घूम रही है एज्यूम किया था। पता क्या है तुम्हें, एक ग्रेविटेशनल फोर्स मास एम है तो mg पता है बस तुम्हें, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पता हो, निकाल लेंगे। तो आई और एम ही पता है अपने को, आई और एम ही पता है अपने को टेंशन नहीं पता, ए नहीं पता, अल्फा नहीं पता। अब कैसे सॉल्व करेंगे, और ए और अल्फा दोनों अलग है। एक इसका है स्ट्रिंग का, इस ब्लॉक का नीचे एक्सीलरेशन ए, इस ब्लॉक का नीचे एक्सीलरेशन है देखो ए, mg की वजह से mg माइनस टी बराबर m, और ये अल्फा से घूम रहा है। ए और अल्फा में कुछ रिलेशन होगा, यस। यहां पे फॉर नो स्लिपिंग बिटवीन स्ट्रिंग एंड सरफेस ऑफ डिस्क या सरकमफ्रेंस ऑफ डिस्क, डिस्क का सरकमफ्रेंस और स्ट्रिंग एक दूसरे पे स्लिप नहीं कर रहा। स्लिप कर रहा होता तो डिस्क रेस में रहता, स्लिप करके नीचे आ जाता। ये चिपका है, जितना स्ट्रिंग यहां से यहां तक चलेगा उतना ही डिस्क का ये हिस्सा चलेगा। अगर डिस्क अल्फा से घूम रहा है, अल्फा से घूमने की वजह से कोई भी चीज, डिस्क हो या कोई रॉड हो, या एकदम फील के साथ पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, कोई भी चीज अगर यहां से यहां तक आया है तो डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अगर एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा होगा तो इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एटी बराबर आर अल्फा होता है। तो डिस्क का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, डिस्क के लिए लिख रहा हूं मैं, डिस्क के लिए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एटी बराबर होगा आर अल्फा। और ये ब्लॉक अगर ए से नीचे चल रहा है तो हर रस्सी का हर पॉइंट ए से नीचे जाएगा। रस्सी आइडियल है ना, रस्सी स्ट्रेच थोड़ी ना हो जाएगा। रस्सी का ए पॉइंट कितने से नीचे जा रहा है, फॉर स्ट्रिंग एक्सीलरेशन ए, स्ट्रिंग का एक्सीलरेशन ए। तो तुम इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 को, या इसको थर्ड बोल दो, पहले से तुम्हें इक्वेशन नंबर 1 बोला हुआ है, इन दोनों को इक्वल कर सकते हो। तो ए बराबर आर अल्फा, यहाँ पे ये याद रखना, ये जो आर अल्फा हुआ है, ए बराबर आर अल्फा मैं लिख रहा हूं, ये ए बराबर आर अल्फा फॉर्मूला नहीं है, ये एक्सीलरेशन आया है स्ट्रिंग की वजह से, और ये है डिस्क के सरकमफ्रेंस। और नो स्लिपिंग के कंडीशन के लिए स्ट्रिंग जितने से एक्सीलरेट कर रहा होगा, यहाँ पे स्ट्रिंग का ये हिस्सा जितने ए से नीचे आ रहा होगा, यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन उतना ही होना चाहिए। समझ में आया कि नो स्लिपिंग का कंडीशन हमने माना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू सफिशिएंटली हाई है, मतलब इसमें स्लिप नहीं होने देगा, ये रिलेशन आएगा। ये रिलेशन अपने को समझना बहुत जरूरी है। मैं चाहता तो ए बराबर अल्फा लिख के फटाफट आंसर निकाल देता, लेकिन ऐसा नहीं। तो बताओ, पहला इक्वेशन है mg माइनस टी बराबर एम ए। पहला इक्वेशन क्या है बोलो, mg माइनस टी बराबर एम ए। दूसरा इक्वेशन था t बराबर आई
अल्फा, अल्फा को क्या लिख सकता हूं मैं, ए बाई आर। अल्फा को क्या लिख सकता हूं, बोलो अल्फा को क्या लिख सकता हूं, ए बाई आर। अल्फा को लिखूंगा मैं ए बाई आर, पहले से एक आर यहाँ पे है, देखो टी बराबर आई अल्फा बाई आर, और अल्फा को लिखा है मैंने ए बाई आर, तो पहले से एक आर है, पहले से एक आर है, तो ये हो जाएगा आई आर स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों को क्या करो, ऐड कर दो, तो टेंशन देखो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो टेंशन कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका एम जी। अच्छा ये किसका एम जी है, किसका एम जी है, ऑब्जेक्ट पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्मॉल एम जी बराबर यहाँ पे ए और ए कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जो ब्लॉक का आएगा वो आ जाएगा एम जी बटा एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर, ये आएगा तुम्हारा। बताओ इसका लीनियर एक्सेलरेशन कितना आया, इसका लीनियर एक्सेलरेशन स्मॉल ए बराबर कितना आया, स्मॉल ए बराबर आया स्मॉल एम जी बटा स्मॉल एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर, ये आया है एक्सेलरेशन। सर ये हमने एनएलएम में भी पढ़ा था, तो एनएलएम में हमने पढ़ा था नेट फोर्स बराबर, मतलब एक्सेलरेशन बराबर नेट पुलिंग फोर्स बटा मास, एक्सेलरेशन बराबर नेट पुलिंग फोर्स बटा मास। क्या यहाँ पे ऐसा नहीं लगेगा, यहाँ पे इसलिए नहीं लग रहा कि ये घूम रहा, वहां पे ये नहीं घूमता था, ये चलता था, मैंने ये फील कराया तुम्हें, वहां पे फ्रिक्शन जीरो है, इसका मास जीरो है, तो ये एकदम हिंज होता था, इस पे ये स्लिप कर जाता था, तो क्या करता था, स्लिप करता था। और बट ये यहाँ पे हिंज है और फ्री टू मूव है, ये जितना चलेगा उतनी रफ्तार से ये घूमेगा। तो जो एक्सेलरेशन आया है वो आया है नेट पुलिंग फोर्स mg। टेंशन को फिर से यहाँ पे हमने काट लिया, क्योंकि टेंशन अभी भी इंटरनल फोर्स का काम कर रहा है। टेंशन किसका काम कर रहा है, इंटरनल का। देखो यहाँ पे टेंशन टी बोलो ऊपर, यहाँ पे टेंशन टी बोलो नीचे, तो टेंशन इंटरनल फोर्स की तरह कैंसिल हो जाए, समझ आया। ए बराबर है नेट पुलिंग फोर्स mg, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है स्मॉल ब्लॉक का mg बटा मास m प्लस, लेकिन मास नहीं है, m प्लस आई बी आर स्क्वायर। अब मैं इसको अपने तरीके से फोल्ड करता हूँ, अब मैं जो तुम्हें समझा रहा हूँ वो मैं ही अपने तरीके से इसको चेंज करता हूँ आसान बनाने के लिए। देखो एक्सेलरेशन बराबर नेट फोर्स एफ, नेट अनबैलेंस फोर्स नेट बटा मास, ऑब्जेक्ट का मास जो ट्रांसलेशनल मोशन में है, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट उसका मास, प्लस रोटेशनल मास, प्लस रोटेशनल मास। रोटेशनल मास क्या होता है, रोटेशनल मास इज नथिंग बट आई बटा आर स्क्वायर, ये मेरा रोटेशनल मास का टर्म आ गया। अगर मैं इसको अच्छे से समझ लूंगा तो मुझे ये वाला पोर्शन एनएलएम से भी आसान लगेगा, एनएलएम जैसा लगेगा, एनएलएम जैसा लगेगा। सर समझाओ फिर थोड़ा और स्ट्रेच करो। देखो थोड़ा सा डायमेंशनली सोचो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, पॉइंट ऑब्जेक्ट का एम आर स्क्वायर, डिस्क एम आर स्क्वायर बाई 2, तो 2 1 5 2/5 ये तो कांस्टेंट है। यस देखो मास इंटू आर स्क्वायर, अगर मैं डायमेंशनली देखो तो ये होता है एम आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, तो मास ही बन रहा है। तो मैं जो ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट कर रहा है उसका ये ट्रांसलेशनल मास हो गया, मतलब आउट ऑफ द वे जाके मैं आपको चीजें फील कराने की कोशिश कर, ये ट्रांसलेशनल मास हो गया। और ये वाला जो टर्म है आई बटा आर स्क्वायर, ये आपका रोटेशनल मास हो। तो एक्सीलरेशन हो जाएगा तो आपका नेट पुलिंग फोर्स। नेट पुलिंग फोर्स में आप किसका फोर्स लेंगे, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स लेंगे, ये लेंगे, नॉर्मल लेंगे, टेंशन लेंगे, कौन सा लेंगे, तो आप सिर्फ और सिर्फ ये mg लेंगे। टेंशन यहाँ पे इंटरनल फोर्स का काम कर रहा है, और ये mg यहाँ पे हिंज पॉइंट पे लगा है, तो ना तो इसका इसके रोटेशनल मोशन में इस mg का नॉर्मल का कोई काम ही नहीं है, तो रोटेशनल मोशन में इस टेंशन का काम जरूर है। अच्छा तो नेट पुलिंग फोर्स सिर्फ इसका मास mg, और बॉडी जो चल रहा है उसका ट्रांसलेशनल मास सिंपल m, और जो घूम रहा है उसका रोटेशनल मास e। भले ही तुम्हें ये समझने में दिक्कत आई होगी थोड़ा कि ये चल रहा था तो इसके ट्रांसलेशनल मोशन के लिए इक्वेशन लिखा, बेटा फील करना इसको, ये चल रहा था तो इसके ट्रांसलेशनल मोशन के लिए इक्वेशन, चल रहा था तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए इक्वेशन mg माइनस टी बराबर m इक्वेशन, ये एक ही लाइन का है। ये घूम रहा था तो इसके रोटेशनल मोशन के लिए इक्वेशन, और इसके नो स्लिपिंग के लिए यहाँ पे कंडीशन, फॉर स्लिपिंग बिटवीन स्ट्रिंग एंड सरफेस ऑफ द, ओ गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, रुक रुक रुक, फॉर नो स्लिपिंग, फॉर नो स्लिपिंग, नो स्लिपिंग, स्लिपिंग नहीं कराना है बे, स्लिप ना करे, फॉर नो स्लिपिंग बिटवीन स्ट्रिंग एंड सरफेस ऑफ डिस्क, बिटवीन स्ट्रिंग एंड सरफेस ऑफ डिस्क, कंडीशन आया डिस्क का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, सर्कमफ्रेंस का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और स्ट्रिंग का एक्सीलरेशन सेम होना चाहिए, ए बराबर आर अल्फा। 3 इक्वेशन आया, 3 अननोन था, सॉल्व किया, अभी आंसर आ गया। अब इस आंसर को मैं फील करा दूं, उसके बाद आंसर निकालना बड़ा आसान है, आंसर को फील करो उसके बाद आंसर निकालना बड़ा आसान है। चलो
अब ये था क्या, डिस्क था ना, तो डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, mr²/2 सेंटर ऑफ मास। तो एक्सीलरेशन देखो क्या आएगा, स्मॉल mg बटा ट्रांसलेशनल मास m प्लस रोटेशनल मास I/r²। आई क्या है इसका बोलो, mr²/2 इंटू r², r² से r² कैंसिल हो जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा स्मॉल mg बटा स्मॉल m प्लस इसका मास कैपिटल M/2। ये आंसर। अब अगर तुम्हें ए पता है तो अल्फा पता चल जाएगा, ए पता है तो टेंशन पता चल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। देखो ए पता है तो अल्फा कैसे निकालोगे, ये ए की वैल्यू रख दो, आर से डिवाइड कर दो, अल्फा आ जाएगा। और अल्फा पता है तो ऐसे टेंशन निकालोगे। तो मेन काम था एक्सीलरेशन निकालने का, और वही मैंने तुमको आसानी से निकालना सिखा दिया है, वही मैं तुम्हें आसानी से निकालना सिखा दिया। चलो इधर सवाल देखो, फिर से देखना, ये डिस्क है या सॉरी सॉलिड स्फीयर है, लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, ये क्या है, सॉलिड स्फीयर, मास इसका स्मॉल m और रेडियस r, और यहाँ पे स्मॉल m मास का एक ऑब्जेक्ट बांध के रिलीज कर दिया। अब आने वाला है मजा, इसको रिलीज कर दिया तो इसका एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा, बिना कैलकुलेशन के सवाल करेंगे हम सॉल्व। ये यहाँ से हिंज्ड है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्या है ये, सॉलिड स्फीयर जिसका मास स्मॉल m है, जितना ब्लॉक का मास है उतना ही मास है। सीधा एक्सीलरेशन देखना, सीधा एक्सीलरेशन देखना, ये इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा तो अल्फा भी निकाल लेंगे। इसका सीधा एक्सीलरेशन देखना, नेट पुलिंग फोर्स, इसका मास तो ये रस्सी से बंधा है ना, ये रस्सी से बंधा है, यहाँ पे देखो किससे बंधा है, देखो ये यहाँ पे रस्सी से बंधा है। इस स्ट्रिंग से बंधे होने की वजह से इसके मास से कोई मोशन नहीं आने वाला, ये क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। नेट पुलिंग फोर्स में इसका मास आएगा mg, नेट मास हो जाएगा आपका m प्लस लीनियर मोशन में चल रहा है उसका मास m प्लस रोटेशनल मास, इसका रोटेशनल मास होता है I/r²। तो सेंटर के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5, तो ये होगा 2/5 mr² बटा r², ये कैंसिल, एलसीएम ले लो तो a बराबर आएगा तुम्हारा mg, और ये हो जाएगा तुम्हारा 5m प्लस 2 7m/5, m से m कैंसिल, 5g/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर अल्फा क्या होगा, पहले में क्रैम्प आगे बहुत पेन हो रहा है तो इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ा। अल्फा बराबर हो जाएगा a बटा r, तो a बराबर अल्फा होता है, तो ये हो गया तुम्हारा 5g/7r, ये हो जाएगा 5g/7r। अब तुम्हें टेंशन निकालना है तो टेंशन यहाँ से निकाल ले यार, ये यहाँ पे टेंशन ही तो इसको घुमा रहा है, तो कह सकते हो टॉर्क बराबर आई अल्फा, तो T इंटू आर, सॉरी आई अल्फा ना, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, अच्छा इससे भी नहीं निकाल सकते, टॉर्क टेंशन तो इससे भी निकाल सकते हो, ये T ऊपर, इसके लिए मोशन लिखोगे अगर तुम्हें टेंशन चाहिए ही तो नीचे mg माइनस T बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन रख दो, एक्सीलरेशन ये 5g/7 आपने निकाला, ये T आ जाएगा। तो फील आया कि मैं पहले आपको 10 मिनट 15 मिनट, चलो 15 मिनट लगा के क्या समझाने की कोशिश कर, मैं तुम्हें फील दिलाने की कोशिश कर रहा था, बस इतना सा बात। देखो बेटा, ऑब्जेक्ट में ये जो डिस्क सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर जो पुल्ली जैसा दिख रहा लगा हुआ, वो आइडियल नहीं है, उसका मास जीरो नहीं है और वो उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो नहीं है, सफिशिएंट फ्रिक्शन है, उस पर रस्सी स्लिप नहीं करेगा, रस्सी ऐसे लेके घूमेगा, देखो ऐसे, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे बांध दिया तो ऐसे लेके घूमेगा, इसको ऐसे जाएगा, ऐसे घूमेगा, मतलब ये कुछ का कुछ एंगुलर एक्सीलरेशन होगा, इसका लीनियर एक्सीलरेशन होगा। उस एंगुलर एक्सीलरेशन और लीनियर एक्सीलरेशन में की वैल्यू में फाइंड करना था, उसके बीच रिलेशन निकालना था, हमने निकाल लिया आसानी से। एक ट्रांसलेशनल मोशन का इक्वेशन लिखा, जो चल रहा है उसके लिए ट्रांसलेशन, जो घूम रहा है उसके लिए रोटेशन, और नो स्लिपिंग के लिए कंडीशन लिखा a बराबर r। ये तीनों को सॉल्व करके जब लास्ट में लाया तो बेटा फील करो इस बात को, मैं आगे के रोटेशनल मोशन पूरे फिजिक्स में सबसे मुश्किल माना जाता है, बस मेरे तरीके से थोड़ा सा चलो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, सबसे आसान चैप्टर बना के रख दूंगा, ये मेरा वादा है। जब भी मैं पढ़ाता हूँ रोटेशन मोशन कहीं भी, इससे समझा देता हूँ उसको, मतलब ये किसी किताबों में लिखा हुआ नहीं है, आपको कहीं टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, कोई नहीं समझा सकता ऐसे, मैंने अलग ही थ्योरी बना दिया इन सबका, आगे आने तो दो अभी, पता है तुम्हें, मतलब समझ आए ना आए आंसर जरूर आएगा। और तुम्हारे मॉड्यूल में जितने सवाल है ना, आईटी मेन लेवल के, एडवांस के लिए थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा, आईटी मेन लेवल के बिना कैलकुलेशन के सीधा आंसर सिखा। देखो इधर आगे देखो, ये देखो, ये एक डिस्क है, ये देखो पूरा का पूरा एक क्या है, डिस्क है, इस डिस्क का मास m है और रेडियस r है, डिस्क का मास m है और रेडियस r है, इसको यहां से छोड़ दिया,
जब इसको यहाँ से छोड़ दिया तो देखो इसका रेडियस आर था, जैसे ही मैं इसको यहाँ से छोड़ूंगा आपको नहीं लग रहा कि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे mg लगेगा और टेंशन टी ऊपर लगेगा। तो मोशन होगा कैसा, तो देखो ये इस किस एक्सिस के अबाउट घूमेगा, ओ के अबाउट कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये अबाउट घूमता हुआ नीचे जाएगा। तो कई बार बच्चा जल्दीबाजी में कह देता है ओ के अबाउट, ऐसा नहीं है बेटा, ओ के अबाउट नहीं घूमेगा, ये घूमेगा आपका सेंटर ऑफ मास के अबाउट। कैसे देखो, ऐसे देखो, मान लो कि मैं इसको ऐसे 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 कर दिया, ऐसे कर दिया। अब मैं जब इसको छोड़ूंगा तो देखना ये किसके अबाउट घूमता हुआ जा रहा है। हमको कुछ नहीं दिखा कुछ नहीं दिखा सर, हमें तो इतनी जल्दी गया, कुछ दिखा ही नहीं। कोई बात नहीं, अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। देखो मान लो ऐसा है, अब जब मैं इसको छोड़ूंगा तो देखना किसके अबाउट ये घूम रहा है, फील करना इस बात। यहाँ पे जब मैं छोड़ूंगा इस एक्सिस के अबाउट, ये तो यहाँ पे इसके अबाउट घूमने का मतलब कि इधर जाना, इसके अबाउट नहीं घूम रहा है, ये अपने एक्सिस के अबाउट ही घूमता हुआ, देखो ऐसे घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ। मतलब ये क्या है कि इस एक्सिस के अबाउट घूमता हुआ भी नीचे फिसलता हुआ जाएगा, इसके अबाउट ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, भले ही यहाँ से स्ट्रिंग से लगा होगा लेकिन घूमता हुआ ऐसे जाएगा, अपने ओ के अबाउट ही घूम रहा है। देखो ये ऐसे घूमेगा, देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, मैं फील नहीं करा पाया, आई एम सॉरी, तो मैं यहाँ पे फील करा, ये ऐसे लटका हुआ, तो ये ऐसे घूम रहा है, देखो ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे। इसी के अबाउट घूमता हुआ नीचे खुलता हुआ जाएगा, तो इसी लाइन पे नीचे चलता जाएगा। इस ओ के अबाउट घूमने का मतलब ये है, ओ के अबाउट घूमने का मतलब ये है कि इस पॉइंट के अबाउट, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ऐसे घूमना। क्या ये स्ट्रिंग ऐसे घूमता हुआ इधर आएगा क्या? ओ के अबाउट घूमने का मतलब यही हुआ ना, ओ के अबाउट घूमने का मतलब, तो विजुअलाइज कराना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे मान लो ऐसा डिस्क है और तुम बोलो कि सर इसके अबाउट घूम रहा है, मतलब ये फिक्स है और ऐसे ऐसे थोड़ी ना आ रहा है, कैसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है। देखो मान लो ऐसा है डिस्क है और यहाँ पे कनेक्ट किया, तो ये भले ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है लेकिन ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। ये अपने सेंटर के अबाउट ही घूमते हुए नीचे चल रहा है, ये अपने सेंटर के अबाउट ही घूमते हुए कहाँ चल रहा है, नीचे चल रहा है। तो इसका जब ट्रांसलेशनल मोशन के लिए इक्वेशन लिखोगे बेटा, तो ट्रांसलेशनल मोशन के इक्वेशन जब लिखते हैं और एक ही ऑब्जेक्ट है फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, mg इस पे नीचे लग रहा है स्मॉल mg और टेंशन ऊपर लग रहा है t, बराबर इसका मास वही स्मॉल m है, एक्सेलरेशन, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। और o के अबाउट ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही घूम रहा है, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है। देखो यहाँ पे इसके अबाउट घूम रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, जिस पे नीचे फोर्स लग रहा है mg, और यहाँ पे स्ट्रिंग पे फोर्स ऊपर लग रहा है t। सेंटर ऑफ मास के अबाउट जब तुम टॉर्क लिखोगे तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर एक्सीलरेशन इनटू अल्फा हो जाएगा। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो टॉर्क होगा mg की वजह से जीरो होगा, t की वजह से आएगा, तो लिखोगे e इंटू आर टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सीलरेशन। अब ये स्ट्रिंग यहाँ पे स्लाइड नहीं कर रहा, अगर स्ट्रिंग यहाँ पे स्लाइड नहीं कर रहा, ये डिस्क यहाँ से खुलता हुआ नीचे गिर रहा है, डिस्क ऐसे चल रहा है बेटा, फिर से मैं एक बार कोशिश करता हूँ, ऐसे चल रहा है, ये देखो इसी सेंटर के अबाउट घूम रहा है, ऐसे 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 नीचे घूम, तो इसी सेंटर ऑफ मास के और ओ से स्ट्रिंग बन रहा है। ये दो इक्वेशन तुम्हें लग नहीं रहा वहीं पे जाके पहुंचेगा जहां अपने को पहुंचना है पहले से, जो हमें पता है कहाँ कहाँ पहुंचेगा सर। देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन बराबर नेट पुलिंग फोर्स, तो नेट पुलिंग फोर्स में टेंशन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आएगा आपका mg बटा नेट मास। नेट मास में ट्रांसलेशनल मास, इसी ऑब्जेक्ट का यही डिस्क नीचे चल रहा है m, और यही डिस्क अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम भी रहा है, यही ऐसे चल रहा है। देखो यही नीचे भी जा रहा है धीरे धीरे, ये नीचे भी जा रहा है और ये यहाँ से घूम भी रहा है सेंटर ऑफ मास के। इसी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देंगे mr स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, सेम मास। तो ये mg प्लस m बाई 2, 3m बाई 2, m से m कटेगा 2g/3 आपका आंसर आ गया, 2g/3 आंसर आ गया। मतलब इन दोनों सवाल में फर्क क्या है, देखो इन दोनों सवाल में फर्क क्या है, इसमें इसमें और इसमें फर्क क्या है, एक ही फर्क है कि यहाँ पे ये अपने फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रहा है और ये ट्रांसलेट कर रहा है, यहाँ पे ये अपने सेंटर ऑफ मास फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रहा है और यही घूलते हुए नीचे भी जा रहा है, ये खुलते हुए नीचे भी जा रहा है, बस ये फर्क है और कोई खास फर्क नहीं। तुम्हें तो आंसर देख 2g/3 एक ही लाइन में आया, ये हमारा फंडा है निकालने का। आगे देखो, ओ हो सर ये सवाल तो NLM का आ गया यार। देखो यहाँ पे m2, ये m1, देखो ये m2 है, ये बताओ क्या है,
सर ये M2 है, ये सर M1 है, ये M2 है, ये M1 है, M2 M1 से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे स्फेयर है। कौन सा? हॉलो स्फेयर है जिसका मास है कैपिटल M। मास क्या है? कैपिटल M और रेडियस R। देखो ये हॉलो स्फेयर, यहाँ से स्ट्रिंग बंधा है और ये हॉलो स्फेयर का सेंटर यहाँ पे O पे फिक्स है। तो जैसे ही मान लो कुछ A से ये नीचे जाएगा, एज्यूम करता हूँ मैं, ये स्ट्रिंग यहाँ बंधा है, ये भी A से ऊपर जाएगा और ये कुछ अल्फा से हॉलो स्फेयर घूमेगा, तो हमें निकालना है। अब किताबों में देखोगे तो इसका एक पेज का कैलकुलेशन है। किताबों में कितने पेज का कैलकुलेशन है? एक एक पेज का, 1.5 पेज का कैलकुलेशन। मैं तुम्हें एक लाइन में सिखा दूँ। हाँ, एक लाइन में। बताओ जरा, फील करना। क्या ये सवाल आपने एनएलएम में किया था? ये सवाल जब आपने एनएलएम में किया था, आपने यही बोला था ना कि ये आइडियल है, ये नहीं घूमेगा, बस ये नीचे स्लाइड करेगा तो ये ऊपर जाएगा, यही बोला था ना। यहाँ भी यही बोलो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये मत बोलो, यहाँ भी यही बोलो कि ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये घूम भी रहा साथ में। मतलब यहाँ से चिपका पड़ा है, ये ऐसे चलेगा नीचे तो ये ऐसे घूमेगा। तो नेट पुलिंग फोर्स बताओ क्या लिखूं? तो स्फीयर पे भी mg लगेगा, लेकिन यहाँ पे हिंज पॉइंट उसको बैलेंस कर लेगा। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स सिस्टम में मोशन लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे m2g और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे m1g। ये जो m2g है वो मोशन करा रहा है, ये जो m1g है वो मोशन को अपोज कर रहा है। तो यहां से एक्सेलरेशन लिखोगे आप m2g माइनस m1g नेट पुलिंग फोर्स बटा नेट मास। इसका ट्रांसलेशनल मास m2 प्लस इसका रोटेशनल मास m1, सॉरी इसका ट्रांसलेशनल मास m2 प्लस इसका ट्रांसलेशनल मास m1 प्लस ये घूम भी रहा है। तो जो नेट फोर्स है आपका m2g माइनस m1g, वो कितने चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ध्यान से सुनना। जो नेट फोर्स है आपका, नेट फोर्स में इसका मास क्यों नहीं लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों नहीं लिया? क्योंकि हिंज पॉइंट पे नॉर्मल ऊपर बैलेंस कर ले। इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नेट फोर्स में नहीं आएगा, नेट फोर्स में आएगा इसका ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे जो मोशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये मोशन के अपोजिट है तो घटा देंगे, ये आएगा m2g माइनस m1 नेट पुलिंग फोर्स बटा नेट मास में इसका मास m2 प्लस m1, m2 प्लस m1 प्लस ये दो ट्रांसलेशनल मास, इसका रोटेशनल मास I बाई आर स्क्वायर। ये आंसर आएगा। एक पेज के कैलकुलेशन के बाद आता है किताबों में, मैंने तुम्हें एक लाइन में लिखना सिखाया। एक पेज के कैलकुलेशन के बाद जो आता है मैंने तुम्हें एक लाइन में लिखना, ये आंसर आएगा और एकदम सही आएगा। अब यहाँ पे एक चीज और, क्या इन दोनों स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा? नहीं, इन दोनों स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू सेम नहीं। फिर क्यों टेंशन की वैल्यू सेम क्यों नहीं? सुनो तो मेरी बात। जब यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता था तो हम मानते नहीं थे कि इससे अटैच है, लेकिन यहाँ पे इससे अटैच हो गया, इसके साथ चिपक के घूमेगा, ये इसके साथ चिपक के घूमेगा। तो यहाँ पे इस स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगा, मान लो कुछ T1 है, इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, सेम टेंशन नहीं होगा, क्योंकि सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन होता है। ये भी तो सेम स्ट्रिंग ना, ये स्ट्रिंग m2 से लेकर के डिस्क के बीच कनेक्टेड है, क्योंकि डिस्क भी तो मोशन में आएगी। और ये स्ट्रिंग m1 से लेकर के, इसको T1 मानो, फिर m1 पे T1, m2 पे T2, ये स्ट्रिंग में टेंशन कुछ होगा। ये m2 और डिस्क के बीच कनेक्टेड है, ये m1 और डिस्क के बीच कनेक्टेड, तो दोनों में टेंशन अलग अलग होगा। तो अगर मेरे से टेंशन पूछ दिया जाए तो कुछ नहीं करना, इसका टेंशन पूछ रहा है ना, तो फॉर m2 देखो, नीचे जो एक्सीलरेशन फोर्स है m2g, ऊपर T2 बराबर इसका मास m2 इंटू एक्सीलरेशन a, और a अपन ने यहाँ पे निकाल T1 T2 निकाल लो, T1 निकाल लो। सर अल्फा क्या होगा? a बराबर r अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू a बाई आर होगा। सर I किसका लेंगे? ये सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर है, सॉरी हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, हॉलो स्फीयर है। अगर ये हॉलो स्फीयर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/3 mr स्क्वायर, सेंटर के अबाउट 2/3 mr। आई के जगह पे रखेंगे 2/3 mr स्क्वायर। आंसर आ गया। समझ आया कि नहीं आया? फील आया इस बात का? चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो बेटा, ये क्या है कि एक लिया, क्या लिया? सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर जो होता है, आपको पता होना चाहिए, इक्विवेलेंट टू डिस्क होता है। सॉलिड सिलेंडर बोला मतलब वो डिस्क बोला। सॉलिड सिलेंडर का मतलब क्या होता है? डिस्क। और सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंट्रल एक्सिस, सेंटर ऑफ मास के अबाउट डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है। वो होगा आपका I बराबर mr स्क्वायर बाई 2। सॉलिड सिलेंडर मतलब डिस्क, और यहाँ पे स्मॉल m मास का एक ऑब्जेक्ट कनेक्ट कर दिया और इसको यहाँ से रिलीज किया।
जो एच नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी पूछ, बहुत आसान है। देखो बेटा, यहाँ पे जब रिलीज किया तो वेलोसिटी क्या था, 0। जब एच हाइट नीचे चल के गया तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा ये पूछा। अपन अगर एक्सेलरेशन निकाल लें इसका, और वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन निकाल दे तो यहाँ वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन से एच डिस्टेंस चल के वेलोसिटी कितना होगा निकाल सकते हैं। देखो एक्सेलरेशन कैसे निकालें, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, नेट पुलिंग फोर्स। नेट पुलिंग फोर्स में ये आएगा mg, स्मॉल mg। अच्छा, इसका मास अगर, इसका भी मास अगर हम स्मॉल m ही ले, ये होगा स्मॉल mr स्क्वायर, स्मॉल mg का मास बोलो, स्मॉल mg, यही मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बटा ट्रांसलेशनल मास m प्लस रोटेशनल मास इस डिस्क का I बाई आर स्क्वायर। आई क्या होगा, mr स्क्वायर बाई 2 बटा आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, m बाई 2 से m, ये आ गया 3m बाई 2, तो ये होगा mg, और ये आपका 3m बाई 2, m से m कैंसिल 2g बाई 3, तो ये एक्सेलरेशन आ गया आपका 2g बाई। अब यहाँ से यहाँ तक आपको वेलोसिटी लिखना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 2as। अब बताना अच्छे से बेटा, इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसका, 0, v इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 2, एक्सेलरेशन बोलो 2g बाई 3। तुम्हें नहीं फील आ रहा कि सर वही काम आप कर रहे हैं, कुछ भी ज़्यादा नहीं है, इनटू डिस्प्लेसमेंट h, तो वेलोसिटी आ जाएगा आपका v इज इक्वल टू रूट अंडर 4g बाई h, 4gh बाई 3, ये आ गया। सुनो मेरी बात, एक बॉडी फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद घूम रहा है और एक चल रहा है, तुम्हें कुछ नहीं करना, नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स में इसी का मास आएगा, नेट पुलिंग फोर्स एफ नेट बटा m प्लस आई बाई आर स्क्वायर, ये आपका ट्रांसलेशनल मास, ट्रांसलेशनल मास, और ये आपका रोटेशनल मास, ट्रांसलेशनल मास प्लस रोटेशनल मास, ये इसको लगाया यहाँ पे, ये एक्सेलरेशन अपन ने निकाला, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2g बाई 3, और वो एक्सेलरेशन 2g बाई 3 मतलब कांस्टेंट 2g बाई 3 है, तो वेलोसिटी यहाँ पे 0 था, तो वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट h के बाद वेलोसिटी निकालना है, रूट अंडर 4gh बाई 3। समझ आया बहुत अच्छे से। नेक्स्ट देखना, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, COME क्या होता है ये, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन प्योर रोटेशनल मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन अ प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का एक ही सवाल पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता, उसको मैं करके दिखाता हूँ। मान लो एक रॉड है और रॉड को मैंने यहाँ पे हिंज कर दिया, रॉड को क्या किया अपन ने, हिंज कर दिया, रॉड का मास है m, लेंथ है l, इस रॉड का मास बोलो m और लेंथ है, यहाँ पे O पे हिंज, मास m लेंथ है, O पे हिंज्ड है, इसको यहाँ से किया रिलीज्ड, का वेलोसिटी क्या होगा 0। आपसे पूछा है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड when it becomes horizontal, when it becomes horizontal, जब ये रॉड एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हो जाएगा उसी इंस्टेंट पे इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या, जब ये रॉड क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। देखो यहाँ से रॉड को मैंने रिलीज, तो इसकी वेलोसिटी क्या थी 0, वर्टिकल था रॉड, जैसे देखो रॉड है ये, जैसे इसको छोड़ूंगा ऐसे गिरते हुए आएगा, तो जैसे यहाँ से मैंने छोड़ा तो वेलोसिटी 0 था, और गिरते 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 वो हॉरिजॉन्टल होगा, तो जब वो हॉरिजॉन्टल होगा उसी इंस्टेंट पे उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। देखो सवाल का पार्ट देखो, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड व्हेन इट बिकम्स हॉरिजॉन्टल, तो देखो रॉड ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाए, उसी इंस्टेंट पे इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा ये पूछा, उसी इंस्टेंट पे क्या होगा इसका एंगुलर वेलोसिटी। कैसे करेंगे सॉल्व, सर हम लगा देंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है मतलब एनर्जी पूछ, मतलब एंगुलर स्पीड पूछ रहा है, तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे रॉड का पता होता है, अगर मुझे इसका एनर्जी पता है तो रोटेशनल एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, आई पता है तो ओमेगा आ जाएगा। तो देखो मैं लगाऊंगा यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी
इनिशियल वैल्यू बराबर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल वैल्यू, यही तो कहता है। काइनेटिक प्लस इनिशियल का काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का फाइनल वैल्यू। अब इस रॉड का पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखो? रॉड का पोटेंशियल एनर्जी आपने लिखना सिखाया था, लेकिन वो रेफरेंस पर डिपेंड करता है, तो अपने को पहले रेफरेंस मानना पड़ेगा। तो इसी लाइन को, ये जो लाइन है, इसी लाइन को मैंने पोटेंशियल एनर्जी जीरो एज्यूम कर लिया। अगर इस लाइन पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी जीरो कर लिया तो इस पूरे रॉड का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा जीरो। लेकिन ये फाइनल कंडीशन में है, पहले तो ये था। तो यहाँ से इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, तो बताओ यहाँ जीरो, तो इसका सेंटर ऑफ मास कितने हाइट पे है? L/2 पे। इसका काइनेटिक जीरो और पोटेंशियल हो जाएगा mg/L/2 बराबर, यहाँ पे इसका काइनेटिक क्या होगा? तो हाफ mv² नहीं लिख सकते, सारे पॉइंट की वेलोसिटी डिफरेंट हो, क्योंकि O के अबाउट ये घूम रहा है, लेकिन हर पॉइंट का ओमेगा सेम होगा। अगर हर पॉइंट का वेलोसिटी सेम हो तो हम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हाफ mv²। हर पॉइंट का अगर वेलोसिटी सेम हो तो हम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हाफ mv²। लेकिन हर पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी सेम हो तो हम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हाफ I⍵²। हम काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ I⍵² प्लस पोटेंशियल हो जाएगा जी। तो बेटा यहाँ से बड़े आराम से तुम देख सकते हो, सर ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा mgl और ये बचेगा ml²/3 ω²। अब ml²/3 का क्या चक्कर है? रॉड अपने एंड के अबाउट घूमता हुआ आया है, घूमता हुआ है, मतलब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा ml²/3। ml²/3, m से m कटेगा, l से l कटेगा, तो एक l बचेगा इधर और एक l इधर बचेगा, उधर g बचेगा। 3g, m से m कट गया, पाई l, 3g पाई l का रूट इज इक्वल टू ओमेगा। किसका ओमेगा है? सेंटर ऑफ मास का है क्या? हाँ, सारे पॉइंट का, ऑफ ऑल पॉइंट। सारा पॉइंट का किसी भी इंस्टेंट पे एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? सेम। तो ऑफ ऑल पॉइंट, सारे पॉइंट का एंगुलर है, सारे पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी है। क्या आपको अच्छे समझ आई ये बात? सारे पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी यही होगा। अच्छा सर ये तो ठीक है, अगर आप ये देखो कि मान लो एक अपन ने रॉड लिया और रॉड को एंड से अटैच कर दिया। कहाँ से अटैच किया बेटा? एंड से अटैच किया। रॉड का मास है 2 kg और लेंथ है 10 मीटर। ले लिया हमने, कोई बात नहीं। अब इसको यहां से रिलीज कर दिया तो इसका वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी दोनों जीरो होगा, रेस्ट पे है। अब जो रॉड अब नीचे गिरता हुआ आएगा, जैसे देखो ये है ग्राउंड, अब ये रॉड को जैसे रिलीज किया तो रॉड ऐसे गिरता हुआ आएगा, ऐसे गिरता हुआ आएगा। इसका जो एंड पॉइंट है ए, इसको मैं बोल देता हूँ ओ, और ये एंड पॉइंट ए। एंड पॉइंट ए कितने वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा ये पूछा है। ए पॉइंट कितने वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा? तो ए पॉइंट की वेलोसिटी जो होगी वो सेंटर मास की नहीं होगी क्या? नहीं, हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग होगी, क्योंकि बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन में है इस कॉन्टैक्ट पॉइंट। बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन में है इस कॉन्टैक्ट पॉइंट। सब सारे पॉइंट की ओमेगा सेम होगी क्योंकि प्योर रोटेशनल मोशन में है, लेकिन सारे पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट हो। तो अपन ओमेगा आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन भी नहीं निकाल सकते। पहले ओमेगा निकालेंगे। देखो बेटा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसी का मैं जीरो मान लेता हूँ। तो जैसे मैं COMe लगाऊंगा तो इनिशियल पॉइंट पे काइनेटिक बोलो जीरो, पोटेंशियल बोलो mgl/2 इज इक्वल टू हाफ I⍵²। आई होगा आपका ml²/3 इंटू हाफ ω²। अब ऐसे कैंसिल करो जो कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल होगा। अब देख पा रहे होंगे m से m कैंसिल होगा, l से l कैंसिल होगा, तो l बचेगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 3g/l का रूट इज ओमेगा। और मुझे अगर इस इंस्टेंट पे ओमेगा पता है, सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन से l डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, तो मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट इज इक्वल टू r ऑफ ओमेगा। और ये रेडियस कितने रेडियस में ए पॉइंट घूम रहा था? l रेडियस में, तो ये हो जाएगा आपका l रूट अंडर 3g/l। l अंदर जाएगा तो l² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 3gl। ये होगा वेलोसिटी। अब क्या क्या दिया है बोलो? 3g की वैल्यू 10 और l आपका 10, l आपका 10, तो रूट अंडर 300 मीटर पर सेकेंड। ये आया है इस पॉइंट का वेलोसिटी। अच्छा सर, सेंटर ऑफ मास की अगर बात होती तो सेंटर ऑफ मास कितने वेलोसिटी से टकराएगा? तो ये हो जाएगा r इंटू ओमेगा। ओमेगा वही लेंगे, लेकिन सेंटर ऑफ मास जिस रेडियस में घूम रहा था वो L/2 है, तो इसको लिखेंगे अपन L/2। जब ये अंदर जाएगा ये लिखेंगे L/2, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ L/2 इंटू 3g/l। देखो किसी भी पॉइंट का देखोगे तो एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा,
ये प्योर रोटेशनल मोशन का ही फंडा है। एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा, लेकिन लीनियर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? बेटा असल में तुम्हें ये नहीं फील हुआ कि जो रॉड है, ये रॉड है, देखो ये रॉड है, उसका हर एक पॉइंट ऐसे ऐसे चलता हुआ है, तो हर एक पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी देखो सेम, लेकिन टेंजेंशियल वेलोसिटी हर एक पॉइंट का सेम नहीं है। इस तरीके से रॉड घूमता हुआ है। देखो कितना बढ़िया फोटो मैंने बनाया, तुमको नहीं समझ में आया लेकिन मैंने फोटो बहुत अच्छा बनाया है। देखो ऐसे, देखो ऐसे चलता हुआ है, अरे यार ऐसे चलता हुआ है, ऐसे चलता हुआ है। देखो इस ए पॉइंट का देखो डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ से यहाँ तक, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ से यहाँ तक, हर पॉइंट का डिस्टेंस ट्रेवल देखोगे तो अलग अलग है। सबका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वेलोसिटी अलग होगा, लेकिन सब ने एंगल ट्रेवल, ए ने कितना एंगल ट्रेवल किया 90 डिग्री, सेंटर ऑफ मास ने कितना किया 90 डिग्री, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा सारे पॉइंट का, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन सेम। लेकिन जब आप बात करेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी का या टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का, तो आप v इज इक्वल टू आर ओमेगा से निकालेंगे। दूसरी बात कि सारे पॉइंट एक सर्कुलर पाथ पे चल रहे हैं और सबका सर्कल ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है, तो ये भी आपको यहाँ से फील आया। तो ये आज की क्लास में मैंने बहुत सारे इलस्ट्रेशन आपको कराए, एक तो नहीं कराया, मैंने बहुत सारे इलस्ट्रेशन कराए हैं। मैंने आपको ये केस समझाया, ये केस समझाया, यहाँ से मैंने आपको मैंने ये केस समझाया। इसमें आपने क्या सीखा? सर डेरिवेशन सीखा इसके ट्रांसलेशनल मोशन का, इसके रोटेशनल मोशन का एक्सीलरेशन आया, लेकिन वो सीधा होता है नेट फोर्स बटा लीनियर मास प्लस रोटेशनल मास। इससे डायरेक्ट हम लिख पाए इसका आंसर, डायरेक्ट लिख पाए इसका आंसर। देखो नेट मास बटा नेट फोर्स बटा नेट मास प्लस रोटेशनल मास, लीनियर मास प्लस रोटेशनल मास, इससे डायरेक्ट आंसर लिख लिया। देखो ये 1.5 पेज का कैलकुलेशन हमने डायरेक्ट आंसर लिखा। देखो इसमें डायरेक्ट एक्सीलरेशन निकाल लिया, नेट फोर्स बटा नेट मास, नेट फोर्स बटा नेट मास। ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का सवाल था, ये भी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का सवाल था। जब बॉडी प्योर ट्रांसलेशन मोशन में हो तो उसका वेलोसिटी निकालना बहुत आसान है, लेकिन बॉडी जब प्योर रोटेशनल मोशन में हो तो हर पॉइंट का किसी भी इंस्टेंट में वेलोसिटी अलग अलग होगा, हर पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग। तो अपन वेलोसिटी निकालेंगे नहीं, अपन क्या निकालेंगे? ओमेगा, और ओमेगा के कॉरस्पॉन्डिंग टोटल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो रॉड ऐसे था तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर था, वो पोटेंशियली लूज करता 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 सारा किसमें दे दिया? सारा किसमें दे दिया? काइनेटिक में। और कौन सा काइनेटिक? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि सबका वेलोसिटी अलग है लेकिन सबका ओमेगा अलग है, तो क्या लिखना आसान होगा? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। उससे हमने ये सॉल्व किया। क्लियर है? स्क्रीन पॉज करके